सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। आर टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में देखा था कि यू बैक्टीरिया के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो देखे थे हमने। फ्लैजिलेशन देखा था, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, पिलाई क्या होता है, ऐसी कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो होता है यू बैक्टीरिया का वो किस तरह से हो सकता है। तो किसी भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो बड़ा ही ज्यादा सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये दोनों चीज एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करीब करीब, कि वो सिंपल है तो वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया के सेल में सेल एनवेलप पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर उसका एक प्रोटेक्टिव यूनिट होता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो एनवेलप होता है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से बना होता है। पहली लेयर होती है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि कैप्सूल कहलाती है। वो थिक होती है, मोटी होती है और टफ भी होती है। या फिर अगर वहां ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है तो एक स्लाइम लेयर वहां पर प्रेजेंट होती है। तो किन्हीं बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स होती है और किन्हीं बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती है। तो जिनमें स्लाइम लेयर होती है वो कैसी होती है, वो एक लूज शीट की तरह होती है। तो ये 2 चीजें हो गई। दूसरी लेयर होती है सेल वॉल और थर्ड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पर हमने नोट करा। अब यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके अंदर शोन है कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर शोन नहीं है लेकिन वो वहां पर रहती है। फिर उसके बाद बीच में यहाँ इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर अभी काउंट कर सकते हैं। मीजोजोम यहाँ पर है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, पिलाई जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था वो क्या होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। फ्लैजिलम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फ्लैजिलम को मोटिलिटी के अंदर हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारी लेयर्स अगर अलग अलग है, 3 लेयर्स अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये तीनों मिलकर एक अपना अपना परफॉर्म करती है फंक्शन। हालांकि उनके अपने एक एक होते हैं लेकिन फिर भी वो कैसी एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीनों अपने अपने फंक्शन तो परफॉर्म करती है, फिर भी तीनों मिलकर एक कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जो कि है कि वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, पूरी तरह से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है और कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर जिसमें आ सकती है वो क्या होता है। तो लूज और थिन लेयर अगर होगी तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, थिक और टफ लेयर होगी तो उसे कैप्सूल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी कि जब भी ग्लाइकोकैलिक्स बनती है तो उसे कौन बनाता है, उसे सेल मेम्ब्रेन बनाती है। फिर है कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। कैप्सूल अगर पॉलीसेकेराइड्स का होता है तो दूसरी चीज उसमें होती है कि पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो अगर रहते हैं तो वो भी वहां प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्लाइम लेयर होती है वो कैसी बनी होती है, वो मेनली पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो कैप्सूल 2 चीजों का बना है, कैप्सूल पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना है, वहीं जो स्लाइम लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, कैसे, फ्रॉम WBC एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। अब वो जो बैक्टीरिया अगर ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं तो कभी कभी कुछ बैक्टीरिया को हमारी बॉडी उनसे फाइट नहीं कर पाती। हमारी बॉडी WBCs के थ्रू, WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू फाइट करती है। तो जब WBCs उनके साथ फाइट नहीं कर पाते उसका रीजन ये रहता है कि उन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है जो कि WBC से उन्हें प्रोटेक्ट कर देता है। तो हमारे लिए WBC अच्छा है लेकिन बैक्टीरिया के लिए ग्लाइकोकैलिक्स अच्छा है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडीज के अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनके ग्लाइकोकैलिक्स को हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं कर पा रही होती। इसी वजह से फिर बॉडी को एंटीबायोटिक्स के ऊपर रिलाई करना होता है। अगर वो एंटीबायोटिक्स खाएंगी तो ही हमारी बॉडीज ठीक हो पाती है ऐसी कंडीशन में, अगर उसका एग्जाम्पल ले तो ये वाली चीज हो जाती है। और दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स का एक और फंक्शन इन्होंने बताया कि वो कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कॉलोनी एक आपस में जो बैक्टीरिया मिलकर रहते हैं उसको कॉलोनी फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है, अच्छी खासी रिजिड होती है कहना चाहिए, और पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड और थिक होती है, सिंगल लेयर से बनी होती है और कैसी होती है, थिक होती है, और बनी होती है पेप्टाइड और ग्लाइकेन की। लिपिड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड्स प्रेजेंट हो गए लेकिन लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो गए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, ऊपर सिंगल लेयर्ड वर्ड था, नीचे डबल लेयर्ड है। इनर लेयर इनकी थिन होती है और वो बनी होती है पेप्टाइड और ग्लाइकेन की, लेकिन इनकी जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है और बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, हम उसको आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों का ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आ गया। अब जो एल फॉर्म होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो भी डिसॉल्व हो जाती है लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है तो वो लाइसोजाइम एंजाइम उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल थी उसको रिमूव करना आर्टिफिशियली बाय लाइसोजाइम के थ्रू अगर हम उसको रिमूव कर
करते हैं बैक्टीरिया से, तो उसको कहा जाता है एल फॉर्म या फिर लिस्टर फॉर्म। तो उस बैक्टीरिया को हम क्या नाम देने लगते हैं, एल फॉर्म या फिर लिस्टर फॉर्म, क्योंकि अगर हम उसकी सेल वॉल को लाइसोजाइम के थ्रू निकाल पा रहे हैं तो ऐसे बैक्टीरिया का एक नाम बन जाता है एल फॉर्म। जैसे एक होते ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनका नाम हमने इसलिए ऐसा रखा क्योंकि उनके अंदर जो स्टेनिंग होती है वो कुछ इसी तरह होती है कि उसमें स्टेन चढ़ता है, जो रंगने की प्रोसेस होती है वो किसी पे चढ़ती है और किसी पे नहीं चढ़ती है। तो उसके बेसिस में मेनली हुआ था। उसी तरह से एल फॉर्म लाइसोसोम के बेसिस पर होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, अगर उसने बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया तो ऐसे बैक्टीरिया को लिस्टर फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। अब ये जो लाइपोप्रोटीन होता है वो एक तरह की यूनिट मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि किसी भी यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन को कहा जा सकता है। फिर उसके बाद आती है बात साइटोप्लाज्म की। बहुत नॉर्मल से स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में, एक तरह से पोर्शन है जिसके अंदर हर चीज, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस सब कुछ रहते हैं। तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि वो उसको कवर कर रही होती है। तो उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती है वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो चीज लगी हुई होती है, फॉर एग्जांपल ये साइटोप्लाज्म में, तो इसमें जो चीज लगी होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, माइक्रोबॉडीज, ये सब होंगी। ये सब सेल ऑर्गेनल्स है, सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। तो ये वाली जो चीजें होती है यहाँ पर, अगर बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में बात की जाए तो, सॉरी कहना चाहिए, अगर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बात की जाए तो ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो लिखे थे वो सारे यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो हर साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ह्यूमंस के इसमें भी होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स है। तो ये हमने यहाँ पर समझा। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बाउंड वाले एब्सेंट हो गए, लेकिन जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कोई स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस भी देखने को नहीं मिलती है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक मूवमेंट होता है कि वो साइटोप्लाज्म धीरे धीरे गोल गोल घूमकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसको हम स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस भी एब्सेंट होती है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो ऊपर हमने देखे वो एब्सेंट वाले थे। अब जो प्रेजेंट होते हैं उसमें से पहला होता है यहाँ पर मीजोसोम्स। मीजोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एफ जेम्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की वो इन्वेजिनेट करती है, कुछ एक्सटेंशंस बनाती है साइटोप्लाज्म में, जो कि कुछ डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। और वो जो एक्सटेंशंस होते हैं वो फर्दर बना लेते हैं मीजोसोम्स को, या फिर उन्हें कॉन्ड्रियोइड भी कहा जाता है। ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, फॉर्म ऑफ वेसिकल्स में, ट्यूब्यूल्स में या फिर लेमेले के फॉर्म में रहते हैं। तो एक तरह से एक फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है, एनर्जी हाउस रहता है, सेल का पावर हाउस रहता है कहना चाहिए। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं मीजोसोम्स भी वैसे ही होते हैं। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं आर ऑल्सो फाउंड इन मीजोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन एंड फंक्शन मीजोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल सकता है, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो वो सारे एंजाइम्स मीजोसोम पर पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन परफॉर्म करवा सकते हैं वो मीजोसोम पे पाए जाते हैं। और उनकी पोजीशन और फंक्शन के बेसिस पर अगर देखें तो मीजोसोम्स 2 तरह के होते हैं, पेरिफेरल मीजोसोम्स और दूसरे होते हैं सेंट्रल मीजोसोम्स। पेरिफेरल मीजोसोम ऐसे मीजोसोम होते हैं जो कि सिचुएटेड रहते हैं नियर द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास में अटैच्ड होते हैं। उसको अगर देखा जाए तो जो पेरिफेरल पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट एक तरह से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी पेरिफेरल पार्ट पर है। तो इनका मेन फंक्शन होता है सेल में रेस्पिरेशन करवाना और सेल वॉल का सिक्रीशन करवाना। सेंट्रल मीजोसोम जो दूसरे तरह के मीजोसोम है वो सिचुएटेड रहते हैं साइटोप्लाज्म के डीप में अंदर जाकर, और इसका मेन फंक्शन होता है ये हेल्प प्रोवाइड करता है डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन के अंदर, और साथ में ये कनेक्टेड रहता है न्यूक्लियोइड के साथ। तो ये था मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इनके आसपास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो फंक्शंस परफॉर्म करता है उसी तरह से सिमिलरली मीजोसोम्स बैक्टीरिया में परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। एक्सटेंशंस होते हैं। मीजोसोम्स का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोइड होता है। एफ जेम्स ने इसकी डिस्कवरी करी थी। वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेले के फॉर्म में ये रहते हैं। फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल मेसोसोम जो कि पेरीफेरी की तरफ होंगे, पेरीफेरी की तरफ यानी सेल मेम्ब्रेन के पास में होंगे, और सेंट्रल मेसोसोम यानी कि बीच में होते हैं और कहाँ रहते हैं, जो कि कनेक्टेड रहते हैं न्यूक्लियोइड के साथ। न्यूक्लियोइड मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था क्या होता है, तो आप आई होप आपको याद हो। तो ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है। सेकेंड हमारे पास है जो ऑर्गेनल्स, स्ट्रॉन्ग ग्रेन्यूल्स या फिर इंक्लूजन बॉडीज है। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स या फिर इंक्लूजन बॉडीज, जो रिजर्व मटेरियल रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म में इन दी फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी घर में अगर हम देखें तो स्टोर रूम होता है, वो क्यों रहता है कि एक्स्ट्रा हमारे घर में जो भी ग्रोसरीज है, जो भी आइटम्स है जो एक्स्ट्रा है, जो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, स्पेयर की तरह हम रखते हैं, उन्हें संभाल के रखना होता है, हम उसको स्टोर हाउस में रखते हैं कि बाद में हमें यूज में आएंगे, लेकिन अभी हम उसको वहां पर रख रहे हैं। उसी तरह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो उनमें क्या होता है, उनको भी अपना कुछ मटेरियल रिजर्व करके रखना होता है कि जब काम पड़ेगा हम उसको यूज कर लें। तो वो जो रिजर्व मटेरियल रहता है उनको वो जहां पर स्टोर करते हैं, उसको या तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, या वो नाम नहीं देना है तो थोड़ा और साइंटिफिक नेम होता है इंक्लूजन बॉडीज। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर भी ये है कि ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती है, इनके आसपास भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और ये सिंपली साइटोप्लाज्म में फ्रीली कहना चाहिए रखे हुए होते हैं या जमे हुए होते हैं। अब पहला है यहाँ पर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ऐसे ग्रेन्यूल्स या फिर ऐसी इंक्लूजन बॉडीज जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, उन्हें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। दूसरे ग्रेन्यूल्स होते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ऐसे ग्रेन्यूल्स जो कि दूसरा उनका नाम होता है मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि फॉस्फेट पॉलीमर्स से बने होते हैं और फंक्शन करते हैं एज स्टोरेज रिजर्वायर फॉर फॉस्फेट। तो सिंपल शब्दों में कहें तो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स ऐसे ग्रेन्यूल्स है जो कि स्टोर करते हैं फॉस्फेट को। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ऐसे ग्रेन्यूल्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनल है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाना चाहिए, वो है क्रोमेटिन मटेरियल या फिर न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस जो होता है बैक्टीरियल सेल का, वो न्यूक्लियोइड होता है, या फिर उसका दूसरा नाम होता है जीनोफोर, या फिर उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होता है। ट्रू क्रोमोसोम्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे हैं। इंस्टेड इनमें जो ट्रू क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जगह एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड 2 स्ट्रैंड्स वाला सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है, जिसमें कोई हिस्टोन नहीं होता। यहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है वो पॉलीअमीन्स होते हैं। न्यूक्लियोइड जो होता है वो कनेक्टेड रहता है मीजोसोम के साथ। अभी मीजोसोम में डिस्कस कराया था कि न्यूक्लियोइड वहां पर उससे कनेक्टेड रहता है। और न्यूक्लियोइड होता क्या है, तो न्यूक्लियस जो होता है बैक्टीरियल सेल का, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से वैसा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जो नॉर्मल सेल्स में होना चाहिए। तो यहाँ जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल्स में या फिर प्रोकैरियोट्स में, उनको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, या फिर जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो वो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियस है इसकी जगह पर एक न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड जो है वो मीजोसोम से कनेक्टेड है, साथ में यहाँ पर ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं है। ट्रू क्रोमोसोम्स की जगह यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, और उसके ऊपर कोई हिस्टोन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पॉलीअमीन्स होते हैं। बहुत बेसिक था ये सब कुछ। ये अगर हम अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलते तो आगे के चैप्टर्स में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, जब हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर देखते हैं। तो अभी से हम उसको समझते हुए जा रहे हैं। अब क्या होता है, बिसाइड द मेन डीएनए के अलावा भी यहाँ पर कुछ और स्मॉल और डीएस सर्कुलर डीएनए होते हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो ये ऐसी चीजें भी यहाँ पर होती है जो कि बैक्टीरियल सेल में होती है, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड की थोड़ी सी बात होगी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है। टर्म प्लाज्मिड जिन साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम था लेडरबर्ग। प्लाज्मिड के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की मदद के वो अपने आप से ही रेप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 से 2 बन सकते हैं। तो ये हो जाता है रेप्लिकेशन प्लाज्मिड्स के बारे में। अब यहाँ पर प्लाज्मिड्स के थोड़ा सा टाइप्स है जो देखना जरूरी है। प्लाज्मिड्स फंक्शंस के बेसिस पर और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे बहुत सारे तरह के होते हैं। हम लोग 2 देखने वाले हैं, एफ फैक्टर जिसको फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, एफ प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एफ फैक्टर देयर आर 2 मेटिंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया।
जिन बैक्टीरिया में एफ फैक्टर है या एफ फैक्टर नहीं है, उसके बेसिस पर मेटिंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। तो एक होते हैं एफ पॉजिटिव सेल्स, ऐसे सेल्स जिनमें, अब पॉजिटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब ऐसे सेल्स जिसमें एफ फैक्टर डोनर की तरह एक्ट करता है, ये एफ पॉजिटिव कहलाते हैं या फिर मेल कहलाते हैं। तो इनके पास एफ फैक्टर था, इसी वजह से वो डोनेट कर पा रहे। जिसके पास जो चीज होती है उसी को वो डोनेट कर सकता है। ब्लड जिसके पास ज्यादा होता है वो डोनेट करता है, और जिसको दिया जाता है वो रेसिपिएंट होता है। तो एफ पॉजिटिव सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर एफ फैक्टर पाया जाता है और वो डोनर बनते हैं। इसी वजह से डोनर कहलाते हैं मेल, यहाँ पर उनको मेल कहा जाता है। एफ नेगेटिव सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एफ फैक्टर नहीं होता है। अब जिनके पास जो चीज़ नहीं होगी वो चीज़ को लेंगे, तो इसी वजह से ये रेसिपिएंट कहलाते हैं और इन्हें एफ नेगेटिव या फिर फीमेल कहा जाता है। एफ प्लाज्मिड जो होता है वो अटैच होता है मेन डीएनए के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा न्यू है, तो एफ प्लाज्मिड अटैच होता है मेन डीएनए के साथ, और उसको हम डेजिग्नेट करने लगते हैं एक न्यू नाम से जिसको कहते हैं एपिसोम। क्या नाम देते हैं उसको? एपिसोम नाम देते हैं। तो इस तरह के जो सेल होते हैं उनको HFR सेल कहा जाता है, और ये जो एपिसोम वर्ड था उन्हें जेकब और वोलमैन ने डिस्कवर किया था। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और ये सारा नीट के लिए मैं मेनली बता रही हूँ आपको, क्योंकि नीट में ऐसी जगहों से क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर टर्मिनोलॉजी न्यू हो जाती है। तो हम लोग सब कुछ क्लियर करते हुए चल रहे हैं, भले ही स्कूल का हो या किसी भी चीज़ को हमें क्लियर करते हुए जाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आर फैक्टर, जो कि रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स को लेकर। ऐसे प्लाज्मिड्स जो कि एंटीबायोटिक्स को लेकर रेजिस्टेंट होते हैं उनको आर फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती है जो कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जब इंसान को दी जाती है, लेकिन हद से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी इंसान को फ़ायदा नहीं करती और बल्कि उसको नुकसान कर देती है। वो ऐसा नुकसान इसलिए करती है क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं कभी कभी वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो प्रॉब्लम आजकल की जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कहें तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं वो अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए वहीं उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक से उसको शुरू में तो आराम हो जाता है, थोड़े टाइम बाद वो इंसान एंटीबायोटिक खाकर भी ठीक नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने देखी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो और डिटेल में हम इसी में जाएंगे। मोनेरा में चल रहे हैं हम, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो ये सब कुछ था। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. Also, thank you so much and happy learning, and keep supporting us so that we can grow our channel more and more and we can help everybody. So thank you so much and happy learning.